सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। आज का जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड के गेस्ट बड़े कमाल के हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत कमाल का स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की शुरुआत की। अब वो बढ़ता चला जा रहा है। जब भारत में होड़ लगी हुई थी डॉक्टर और इंजीनियर बनने की, तो उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, इनर इंजीनियरिंग का। ये एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो स्पिरिचुअलिटी को आसान बना देते हैं, आज के जमाने का बना देते हैं। ये एक ऐसे योगी हैं जो योगा को कूल बना देते हैं, रिलेटेबल बना देते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, जोरदार तालियां। एक दिव्यदर्शी, एक योगी, एक क्रांति के लिए जिसे हम सब सद्गुरु के नाम से जानते हैं। सद्गुरु, परीक्षा पे चर्चा 2025 में आपका होना हमारे लिए सम्मान की बात है। इस मंच की परिकल्पना और निर्माण हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जहां छात्रों को आप जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों से सीधे बातचीत का अवसर मिलता है। इस मंच के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये वाकई एक शानदार प्रयास है। मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी विश्व के किसी भी नेता ने हमारे बच्चों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जिस दबाव से बच्चे गुजर रहे हैं उसे लेकर चिंतित होना, और मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूं कि प्रधानमंत्री बच्चों में परीक्षा को लेकर टेंशन, एग्जामिनेशन ब्लूज में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसलिए मैं भी आज ब्लू ड्रेस में आया हूं। वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे याद है, मैं लगभग 2 साल तक एक फार्मेसी में वॉलंटियर करता था। मैंने पाया कि परीक्षा के समय हम बहुत सारी मैक्सोफॉर्म और डेपेंडोल दवाओं का स्टॉक किया करते थे। ये उस समय की दस्त रोकने वाली गोलियां थीं। तो परीक्षा के दौरान भारी मात्रा में ये दस्त रोकने वाली दवाएं बेची जाती थीं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा आना मतलब दस्त। तो ये एक पैटर्न की तरह था? हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, सभी फार्मेसियां इनका स्टॉक करती थीं, एक्स्ट्रा स्टॉक जमा करती थीं, क्योंकि ये सब बिक जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे नहीं हैं, नहीं ना? मैं सोचा करता था कि हो क्या रहा है। तो ये डर, हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे बने हैं। सबसे पहली बात तो शिक्षा परीक्षा के बारे में नहीं है। परीक्षा सिर्फ ये देखने के लिए एक मूल्यांकन है कि आप अगले चरण में जाने के लिए योग्य हैं या नहीं। शिक्षा आपको जीवन तक पहुंच प्रदान करने के बारे में है। अभी आप यहां बैठे हैं, इस लॉन में, घास की हर एक पत्ती। आपको आश्चर्य करना चाहिए, ये इस तरह क्यों बनी है? इसने ये तय क्यों नहीं किया कि ये भी नारियल के पेड़ की तरह बढ़ेगी? ये इतनी छोटी क्यों है और अपना काम कर रही है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपनी बुद्धि को गतिशील मोड में रखना चाहिए, फिर चाहे ये जो भी हो। यहां एक मोटरसाइकिल है। ये बस ये सोचने के बारे में नहीं है कि ओह मुझे भी एक चाहिए, सिर्फ उतना नहीं, ये कैसे काम करती है, ये क्या है। अगर आप घास को देखें, इसकी बायोलॉजी क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है,
केमिस्ट्री क्या है? अगर आप मोटरसाइकिल को देखें, इसकी फिजिक्स क्या है, गणित क्या है, केमिस्ट्री क्या है जो इसे चलाती है? अपने आप को देखें और इन पर गौर करें। आपको अपनी बुद्धि को गतिशील मोड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मैं पढ़ता हूं तो मैं ऐसा होता हूं, बाकी समय मैं ऐसा रहता हूं। नहीं, हमेशा ऑन रहना है अगर आप जीवन तक पहुंचना चाहते हैं तो, क्योंकि शिक्षा आपको एक बुनियाद देने के बारे में है जो आपको जीवन तक पहुंचाएगी। जब मैं कहता हूं जीवन तक पहुंचना, तो कल आप जो भी करना चाहें, जो भी करना चुनते हैं, आपको उसे अच्छे से करना चाहिए। इसका मतलब है योग्यता। अगर आपको योग्य होना है तो आपको उस आयाम तक पहुंचना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए इसके कई पहलू हैं। एक अहम बात यह है कि आपकी बुद्धि सक्रिय और गतिशील है। कभी ऐसा मत सोचिए, क्या मैं इसके या उसके जितना बुद्धिमान हूं? ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक दिखावा है जो दुनिया में फैला हुआ है। हर कोई चमक सकता है और ऐसी चीजें कर सकता है जिसकी दूसरे कल्पना नहीं कर सकते। हर कोई। बात बस इतनी है कि उसके लिए जरूरी प्रयास नहीं हो रहा है, इसीलिए वो चमक नहीं आ रही। अभी जिसे आप स्कूल कहते हैं, जिसे आप शिक्षा कहते हैं, जिसे आप परीक्षा कहते हैं, वो इसके बारे में है जानने की लालसा, अपने मन के चमत्कार को चमकाना। जब मैं कहता हूं चमकना, तो बहुत सारे अध्ययन हैं जो ब्रेन मैपिंग पर हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अध्ययन हैं। एक समय एक वैज्ञानिक इस अध्ययन को दिखा रहा था। मैं स्विट्जरलैंड में जो ब्रेन मैपिंग कर रहे थे और मैं वहां देखने गया। उन्होंने 17% की मैपिंग कर ली थी और वो कंप्यूटर के रूप में मस्तिष्क की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं वहां गया। वो बोले कि उन्होंने मस्तिष्क का 17% हिस्सा कंप्यूटर से बना लिया है, मस्तिष्क की क्षमता का। जैसे आपका स्पोर्ट्स हॉल, वो क्या है? वज्र है ना? वज्र हॉल उस आकार का लगभग 3/4 या लगभग उसी आकार का, वो फर्श से छत तक कंप्यूटरों से भरा हुआ है। ये आपके मस्तिष्क का 17% है। मैंने कहा मैंने इसे यहां बेहतर तरीके से पैक कर रखा है। ये ब्रेन मैपिंग दिखा रहा है। अगर आप नारियल के पेड़ के बारे में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा चमकेगा। अगर आप पहाड़ के बारे में सोचते हैं तो कुछ और चमकेगा। अगर आप गणित के नंबर्स के बारे में सोचते हैं तो कुछ और चमकेगा। इस तरह वो दिखा रहे थे। लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है, जब लोग बहुत ध्यानमय होते हैं, शांभवी के साथ बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए। शांभवी महामुद्रा से वो देखते हैं कि मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा चमक उठा है। कोई एक विशेष हिस्सा नहीं, मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा। ऐसा होने की जरूरत है कि सब कुछ चमक उठे। उसमें से क्या इस्तेमाल करते हैं वो आप पर है। देखिए, बुद्धि उपयोगिता के बारे में नहीं है। बुद्धि जीवन के अनुभव की गहनता पैदा करती है। आप अपनी बुद्धि को जितना ज्यादा सक्रिय रखेंगे, उतनी ही अधिक आपकी पहुंच हर उस चीज तक होगी जो आप देखते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर ने अच्छे से कसरत की हुई है तो आप उन लोगों की तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से कसरत नहीं की है। क्या ये सच है? तो फिर आपकी मानसिक क्षमताओं के साथ ये सच क्यों नहीं है? वो जितनी अधिक इस्तेमाल की जाती है, उतने ही बेहतर ढंग से काम करती हैं। उन्हें भविष्य के लिए बचाकर न रखें। अगर आप उन्हें बचाकर रखेंगे तो वो गायब हो जाएंगी। ठीक है? ये बादल की तरह है। अगर बारिश होती है तो अच्छा है, अगर नहीं होती तो वो वैसे भी चला जाएगा। नमस्कार सदगुरु। मेरा नाम अनावी है। मैं 10वीं में हूँ, तो मैं बहुत तनाव महसूस करती हूँ मेरे बोर्ड और बाकी चीज़ों को लेकर। बोर्ड? हाँ, बोर्ड, क्योंकि मैं 10वीं में हूँ। मैं उस तनाव को पढ़ने में नहीं लगा पा रही हूँ। You mean your examination? This परीक्षा पे चर्चा, बोर्ड। I know what you're saying, but मेरे पास टाइम है, पर मैं पढ़ने के बजाय कुछ खेलने लगती हूँ और मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या करूँ। अगर आप खेल रही हैं तो जाहिर है आप तनाव में नहीं हैं। क्या मैं उन्हें कुछ बता सकता हूं? एक बहुत ही बुरा उदाहरण। मेरी 12वीं की परीक्षा में बस 15 से 20 दिन बचे थे और हमें हॉल टिकट लेना था। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होता था कि हमें हॉल टिकट मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो अटेंडेंस के प्रतिशत की जांच करते थे।
So तो मैं गया और मुझे मेरा हॉल टिकट मिल गया। तो मेरे लिए ये एक उपलब्धि जैसा था। तो हम साइकिल स्टैंड में खड़े थे और मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था और कह रहा था, पता है, मैं मैसूर शहर में मैं आम का विशेषज्ञ था। बचपन से ही मैं खोजा करता था कि कौन सा पेड़ कहाँ, उसके आम का स्वाद कैसा है, सब कुछ। पूरा मैसूर के आसपास का भूगोल मैं आमों को अच्छी तरह जानता हूं। तो आप आम को देखकर पेड़ को पहचान लेते हैं? नहीं, मैं पेड़ को देखकर आम को पहचान लेता हूं। तो मुझे पता है कि इसका स्वाद कैसा है, ये क्या है, सब कुछ, क्योंकि मैंने हर पेड़ से खाया है। जैसा ये अभी भी कि मैं नहीं देखता कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, तब भी मैं नहीं देखता था कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि वहां यूनिवर्सिटी कैंपस में सारे आमों में फूल आ गए हैं, क्योंकि पहले हम कच्चे आम को अलग अलग चरणों में खाते हैं और फिर जब ये पक जाता है तो हम इसे अलग तरीकों से खाते हैं। आम का मौसम मतलब बस आम और आम, ठीक है। तो मैं अपनी साइकिल पर बैठा था और उनसे कह रहा था, अरे चलो चलते हैं। और पहली मंजिल पर हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का ऑफिस था, तो वो सुन रहे थे। हमें पता ही नहीं चला। फिर वो खिड़की पर आते हैं और चिल्लाते हैं, परीक्षा बस 15 दिन दूर है और तुम आम लेने जा रहे हो। मैंने सहज ही कह दिया, सर, परीक्षा साल में 2 बार आती है, आम साल में सिर्फ 1 बार आते हैं। सही है। लेकिन मैं पास हो गया और आगे बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि 15 दिन का मतलब है कि अब तक मेरे पास मेरी किताबें नहीं हैं। मुझे भीख मांगनी पड़ती थी या किसी से उधार लेनी पड़ती थी, क्योंकि मैंने वो सब किसी और चीज में निवेश कर दिया होता था। तो मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं कि आपकी किताबें आपकी बुद्धि के लिए चुनौती नहीं हैं। आप चाहे जो भी हों, चाहे आपने स्कूल में अब तक अच्छा प्रदर्शन न किया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुद्धि के लिए वो किताबें कोई चुनौती नहीं है। आप इसके प्रति एक खास तरीके से रुख अपनाकर इसे अपने लिए अनावश्यक रूप से मुश्किल बना रहे हैं। अपनी किताबों को ही एक खेल बना लीजिए। हेलो, इसे खेल बनाइए। आप खेल खेल में ही क्यों नहीं सीख सकते? अगर आपको आम पसंद है तो आपको आमों की बायोलॉजी सीखनी होगी, है ना? और सब कुछ। मैं कह रहा हूं, अगर आप इसे खेल बना लें तो आपकी किताबें चुनौती नहीं है। सुपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं 10वीं क्लास में हूँ। आने वाले 5 महीनों में मेरा लक्ष्य अपनी परीक्षा में 495 अंक प्राप्त करना है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भटकाव हैं जो मेरा फोकस कम कर देते हैं, जैसे कभी मोबाइल फ़ोन तो कभी सोशल मीडिया और कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो इससे उबरने के लिए क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? तो सोशल मीडिया और आपके पास वो जो फोन साथी है, आपके पास स्मार्टफोन है या डम्ब फोन? स्मार्टफोन। देखिए, आमतौर पर हम किसी को तभी स्मार्ट कहते हैं जब वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होता है। हेलो, तो आपके पास ऐसा फोन नहीं होना चाहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। ये अच्छी बात नहीं है। आपको फोन से ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। फिर आप तय करें कि फोन को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर फोन तय करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे होना है, तो आपका ये फोन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। आपको डम फोन चुनना चाहिए और ज्यादा सोचने के बारे में। देखिए, मेरी समस्या ये है कि दुनिया में कोई भी पर्याप्त नहीं सोच रहा है। वो पर्याप्त नहीं सोच रहे हैं। आप सभी को इनमें अंतर समझना चाहिए। सोचना यानी सचेतन रूप से सोचना, है कि नहीं? जो आपके नियंत्रण में है। जागरूकतापूर्वक। कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके विचार मुक्त होने चाहिए, नियंत्रित नहीं। तो जागरूकतापूर्वक विचार करने को सोचना कहते हैं। मानसिक दस्त का होना सोचना नहीं है। इसलिए इस अंतर को समझें। क्या आपके विचार खुद से भाग रहे हैं या आप सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो यह शानदार बात है। हेलो, लोग हमेशा ज्यादा सोचने के बारे में बात करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती। आप ऐसा सोचिए जैसा कोई न सोच सके। हेलो, सिर्फ तभी आप कुछ सार्थक करेंगे।
जब आप उससे आगे सोचेंगे जो अभी हो रहा है, तभी आप कुछ सार्थक करेंगे, है ना? अगर आपको लगता है जो आप सोच रहे हैं वो ज्यादा सोचना है, तो आप इसे ठंडा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी मशीन गर्म हो रही है। क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि घर्षण है। घर्षण क्यों है? क्योंकि पर्याप्त चिकनाई नहीं है। अभी कोई भी मशीन, ये मोटरसाइकिल यहां खड़ी है, अगर आप इंजन ऑयल निकालकर इसे चलाएं, 3 मिनट में ये शानदार मशीन खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? यही आप पर लागू होता है। कोई चिकनाई नहीं, और आप अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बूम, ये बिखर जाएगा। आप इसे तनाव कहें, चिंता कहें, चाहे इसे जो भी नाम दें, समस्या बस इतनी है कि आप नहीं जानते कि अपने मन को कैसे रखें। आप नहीं जानते कि इसे कैसे तालमेल में रखें। हम ज्यामिति के बारे में बात कर रहे थे। जो ज्यामितीय रूप से अच्छे तालमेल में है वही सहजता से काम करेगा। जो अच्छे तालमेल में नहीं है वो घर्षण पैदा करेगा, है ना? अगर घर्षण है तो आप स्वाभाविक रूप से गतिविधि कम कर देंगे। जहां भी घर्षण हो रहा है उसे चलाना तनावपूर्ण होता है। जो भी चीज घर्षण वाली है उससे आप खुद को हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम एक बहुत ही आसान चीज कर सकते हैं। आसान चीज बस इतनी है, जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं और जिसे आप मेरा मन कहते हैं, दोनों ही आपने इकट्ठा किए हैं, है ना? आपने इन्हें धीरे धीरे इकट्ठा किया है। अपने मन की सारी सामग्री आपने इकट्ठा की है। अपने शरीर की सामग्री भी आपने इकट्ठा की है ना? आपने जो इकट्ठा किया है वो आपका हो सकता है, वो आप नहीं हो सकते। क्या यह सही है? अभी अगर मैं इस छोटे से बर्तन को अपनी छोटी उंगली से उठाने की कोशिश करूं तो जाहिर है ये नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ता हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। आप कैसे थामते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? आप जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी आपका है, जो आपके लिए उपयोगी है, आपको उसे सही तरीके से थामना होगा, तभी वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप उसे सही तरीके से नहीं थामते तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो आपके खिलाफ काम करेगा। तो ज्यादा सोचने की यह प्रक्रिया, या इसे आप जो भी कहें, ऐसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है मन भाग रहा हो। क्यों भाग रहा है? आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और खुद के बीच का अंतर नहीं जानते। जो आप कर रहे हैं और जो आप हैं उसके बीच कोई अंतर नहीं है। आप कुछ कर रहे हैं, क्या वो विचार हैं जो आप कर रहे हैं? क्या विचार आपके भीतर एक कार्य है? हेलो, आप विचार पैदा कर रहे हैं। अगर आप विचार पैदा कर रहे हैं तो आप जो कर रहे हैं और जो आप हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दूरी वहां नहीं है, इसीलिए ध्यान की जरूरत है। ध्यानमय होने का मूल पहलू ये है कि यह एक गुण है। ध्यान कोई कार्य नहीं है बल्कि एक गुण है। ये गुण क्या है? अगर आप यहां बैठते हैं तो आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच, आपके और आपकी शारीरिक प्रक्रिया के बीच थोड़ी सी दूरी होती है। तो अगर आप यहां बैठते हैं तो आपका शरीर बीच में नहीं आता, आपका मन बीच में नहीं आता। दुनिया वैसे भी कुछ दूरी पर है ना? जो चीज आपसे दूर है उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। फोन से भी आपको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, है ना? देखिए, अगर आपका हाथ आपकी इजाजत के बिना इधर उधर उछलने लगे तो ये एक बीमारी लगती है या नहीं? हेलो, शायद मिस्टर पार्किंसंस आपसे मिलने आए हों। अगर आपका मन आपकी इजाजत के बिना हर जगह दौड़ रहा है तो ये बीमारी है या नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद को, अपने शरीर और मन को अस्वस्थ न बनाएं। अगर ये वो चीजें करने लगे जो आप नहीं चाहते तो ये अस्वस्थ है। इसे वो करना चाहिए जो आप चाहते हैं। इस शरीर को वही करना चाहिए जो आप चाहते हैं। आपका मन वही करे जो आप चाहते हैं। इसके लिए एक आसान प्रक्रिया है जिसे मिरेकल ऑफ माइंड कहा जाता है। हम आपको इसका लिंक भेजेंगे जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं। आसान प्रक्रिया है, दिन में सिर्फ 7 मिनट, दिन में सिर्फ 7 मिनट। ये चमत्कार कर देगी। ये आपके अंदर संतुलन लाएगी। तो सद्गुरु, अब समय है कुछ तकनीकें जानने का, कुछ योग जानने का। आपसे एक मास्टर क्लास का उन सभी छात्रों के लिए जो अभी इस प्रसारण को सुन रहे हैं। तो ये एक आसान प्रक्रिया है जो आपके और शरीर के बीच दूरी पैदा करेगी। आपकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के बीच अगर थोड़ी दूरी है
तो आप उन चीजों से आजाद होंगे। आप शरीर का उपयोग कर सकते हैं, मन का जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। तो आपके जीवन के इस चरण में ये बहुत जरूरी है, चाहे परीक्षा हो या ना हो, आपको खुद को पूरी तरह से जीवंत रखना चाहिए। इसके लिए एक आसान प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि ध्वनि एक कंपन है, तो हम कुछ बुनियादी ध्वनियों का उपयोग करेंगे। एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए 7 मिनट के लिए, और 7 मिनट अगर आप इसे दिन में 2 बार कर सकते हैं तो यह जबरदस्त होगा, लेकिन सुबह 1 बार तो जरूर करें। खाली पेट करना सबसे अच्छा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 7 मिनट तक इन 3 ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो आप सिस्टम में ऊर्जा का एक नया संचार देखेंगे, अपने शरीर और मन में एक नई जीवंतता देखेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 में आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। सद्गुरु, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूं। खैर, इसका उपयोग बच्चों को करना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी तरह से अगर आप कुछ योग अभ्यास करते हैं, आसान चीजें जो शरीर और मन में संतुलन लाती हैं, तो ये अद्भुत काम करेंगी। सिर्फ परीक्षा के समय के लिए ही नहीं, अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये आपको जीवन से ऐसे गुजारेंगी कि आप पर कोई खरोंच नहीं आएगी। आइए इसे संभव बनाएं। आई होप इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा। आपको अब सुपर पावर मिल चुकी है योगा और मेडिटेशन की। तो अब बस आपको अपनी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना है। एज आ पीएम सर सेज, लाफ इन, लाफ आउट। मैंने सीखा कि तनाव में रहने का कोई मतलब नहीं है। अपने भविष्य या आने वाली चीजों की चिंता मत करो, बस इस पल में रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मैं अपने मन को केंद्रित और संतुलित रखने के लिए योग भी करूंगी। इसने परीक्षाओं के बारे में मेरा नजरिया बदल दिया है। ये खत्म होने के बाद मैं एक नई सोच और एक नई नजरिए से पढ़ सकता हूँ। मोदी जी, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस पहल से मुझे महसूस हुआ कि वे हम छात्रों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे समझ आया कि पढ़ाई या परीक्षाएं कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक बाधा है और हमें इसे बाधा के रूप में भी नहीं मानना चाहिए। वास्तव में हमें इसे हल्के में लेकर आनंद लेना चाहिए। इसको लेकर कोई तनाव नहीं लेना चाहिए। तो छात्रों के मस्तिष्क में जो परीक्षा का तनाव होता है उसे दूर करने के लिए परीक्षा